A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your BSc teacher. Today we'll be studying the chapter e-business. Along with this, we'll also study the chapter various business entities क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट चैप्टर्स हैं. तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ई बिजनेस के बारे में. इस चैप्टर में व्हाट थिंग्स यू हैव टू प्रिपेयर इज दिस ई बिजनेस, उसका नेचर, उसकी इंपॉर्टेंस एंड द वेरियस काइंड्स ऑफ ई बिजनेस दैट B2B B2C वाला. दिस यू हैव टू स्टडी. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ई बिजनेस कहते किसको है. दिस मीन्स डूइंग बिजनेस थ्रू इंटरनेट. मीन्स एनीथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस दैट यू डू इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई बिजनेस. जिसमें बायर्स और सेलर्स जो होते हैं वो खुद इंटरैक्ट करते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, उसको हम लोग ई बिजनेस कहते हैं. मतलब दिस इज नॉट ऑफलाइन और समथिंग, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक, दिस इज ऑनलाइन बिजनेस. ओके, तो उसके बाद बोला गया कि ई बिजनेस और ई कॉमर्स में फर्क होता है. दे आर यूज, भले दे आर यूज इंटरचेंजेबली, बट उसमें डिफरेंस होता है. ई बिजनेस एक वाइडर टर्म है एज कंपेयर टू ई कॉमर्स. ई कॉमर्स जिसमें हम सिर्फ कस्टमर रिलेटेड इंटरैक्शन को इंक्लूड करते हैं, और ई बिजनेस होता है वो वाइडर कॉन्सेप्ट जिसमें सारी चीजें आती हैं. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट आता है, HRM आता है, ये सारी चीजें अगर इसमें इंक्लूडेड है, मतलब वॉट एवर बिजनेस यू टेक जिसमें इंट्रा फर्म्स भी आ जाएंगे, गवर्नमेंटल भी आ जाएगा, वो सारी चीजें ई बिजनेस में इंक्लूडेड है. और ई कॉमर्स में हम लोग सिर्फ फर्म और कस्टमर का इंटरैक्शन शो करते हैं. तो वही चीज यहाँ पर दी हुई है कि ई बिजनेस सिर्फ ई कॉमर्स नहीं इंक्लूड करता है, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिजनेस ट्रांजैक्शन, जैसे कि प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, इन्वेंट्री, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंस और HRM. तो ये सारी चीजें इसका हिस्सा होती हैं. E-commerce simply covers firms interaction with its customers और suppliers over internet. सिर्फ इतना हिस्सा जो फर्म का इंटरेक्शन विद कस्टमर्स और सप्लायर्स होता है वो आ जाता है ई कॉमर्स के अंदर. लेकिन ई बिजनेस और वाइडर कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग गवर्नमेंट हो गया, आउटर फर्म्स हो गई, HRM हो गया, ये सारी चीजें अगर हम लोग मिला करके इंक्लूड करते हैं तो वो ई बिजनेस का हिस्सा बन जाता है. और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए. ओके, तो नाउ वी विल स्टडी द कंपेयर. ये छोटा सा कंपैरिजन है जो आप पढ़ सकते हो, बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सो अभी के लिए आई एम जस्ट लीविंग इट. आप उसको सिर्फ री रीड कर सकते हो. आप एक डेफिनेशन कोई भी पढ़ सकते हो. यू कैन प्रिपेयर अ डेफिनेशन लाइक हियर इट इज गिवन. ई बिजनेस कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं इन विच एन ऑर्डर इज प्लेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो टैंजिबल फॉर्म में डिलीवर किए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिलीवर किए जाते हैं. तो ई बिजनेस में कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस होते हैं. ऑब्वियसली दिस इज फॉर टर्म इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसमें ऑर्डर हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली प्लेस करते हैं और उसके बदले हमें गुड्स मिलते हैं इधर टैंजिबल फॉर्म में या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मतलब कि जो जैसे नोट्स अगर प्रोवाइड करना है तो आपने कुछ बुक्स का ऑर्डर दिया है और वो आपको पेपर फॉर्म में ना देने के बजाय कोई ऑनलाइन PDF दे दें या फिर वो किंडल एडिशन दे दें, तो वो सब मेरे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में चले जाते हैं. देन कम्स जैसे आधार कार्ड है, तो उसको अगर हम लोग ऑनलाइन PDF फॉर्म में डाउनलोड करें तो वो क्या हो जाएगा, ई फॉर्म हो जाएगा. फिर आता है वेरियस मतलब नेचर ऑफ ई बिजनेस दैट इज इन योर सिलेबस. तो इसमें लिखा हुआ है कि बायर्स और सेलर्स एक दूसरे से फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं करते हैं. सेलर की वेबसाइट, जो बायर है वो सेलर की वेबसाइट को सर्च करता है प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, और उसके बाद बायर जो है उसके वो कुछ पेमेंट ऑप्शंस पर चूज करता है. अगर उसको समझ में आता है तो वो पेमेंट ऑप्शंस चूज करता है. फिर पेमेंट, ई बिजनेस में जो पेमेंट है वो कैसे जाती है, इट कैन गो इन क्रेडिट, डेबिट कार्ड, डिजिटल कैश या फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के फॉर्म में. और प्रोडक्ट जो है वो कोरियर या पोस्ट के थ्रू डिलीवर होते हैं. कभी कभी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि ऑनलाइन डाउनलोड हो जाते हैं. फिर है उसकी इंपॉर्टेंस दी हुई है. तो ग्लोबल मार्केट सबसे पहला दिया हुआ है कि ई कॉमर्स ई बिजनेस का हिस्सा होता है. तो ई कॉमर्स इनेबल्स बिजनेस फर्म्स की वो कस्टमर्स को रीच करें टू अ वाइडर, इन अ वाइडर वर्ल्ड. ई कॉमर्स के कारण मतलब अगर आपकी एक ऑफलाइन मार्केट, एक ऑफलाइन शॉप है तो ऑब्वियसली आप इतना ज्यादा कस्टमर को रीच आउट नहीं कर सकते हो. लाइक हियर टेक द एग्जांपल ऑफ व्हाट आई एम डूइंग हियर. इफ आई एम हियर sitting in UP Lucknow, so I can teach to many of the students mostly from Kolkata, so that is also part of e business. ठीक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम. हमने कौन सा
चार्ज करना है कुछ, प्लीज। ओके, नेक्स्ट इज राउंड द क्लॉक वर्किंग, कि दीज थिंग्स वर्क, मतलब आप वेबसाइट भी अगर आपको एक्सेस करनी है तो आप आधी रात में उठ करके भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, ऑर्डर्स कर सकते हो। तो वो ऑर्डर्स ले लेती है वेबसाइट जो भी होती है, सॉरी, इट कीप्स एन आई ऑन द डिलीवरी ऑफ गुड्स और रिसीव्स पेमेंट्स एनी टाइम, किसी भी टाइम पर आप उसका पेमेंट जो है वो कर सकते हो। तो राउंड द क्लॉक वर्किंग होता है, ऐसा नहीं है कि 10 to 5 और समथिंग होता है। फिर एक कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मिलती है, समटाइम्स जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द कस्टमर, जिसमें लिखा हुआ है एग्जांपल, इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स जो है सिल्क साड़ीज के, वो सिल्क गारमेंट्स स्पेसिफिकली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं फॉर चाइनीज एंड जापानीज कस्टमर्स। तो ये सब आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो, आपके हाई ऑर्डर मार्क्स उससे आ जाएंगे। फिर है रिड्यूस्ड कॉस्ट होती है, कॉस्ट कैन बी रिड्यूस्ड, जैसे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट हो गया, एक्सपेंसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कॉस्ट इन्वॉल्व इन कैरिंग द गुड्स फॉर डिस्प्ले। तो ये सारी चीजें इसमें ई कॉमर्स में जो है वो कम हो जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ वाइड चॉइस, ऑब्वियसली वैरायटी ऑफ चीजें, आप क्यों हम ऑनलाइन चीजों को बाय करने लगे, बिकॉज वी हैव वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स देयर। एक शॉप पर जाओगे आपको 10 शूज मिलेंगे, बट अगर आप ऑनलाइन उसी चीज को देखोगे तो यू विल हैव अ वैरायटी ऑफ मतलब प्रोडक्ट्स। देन कम्स कस्टमर कन्वीनियंस, कस्टमर सिटिंग एट होम जो है वो बहुत ही आसानी से शॉपिंग कर सकता है बाहर, ठीक है। कस्टमर कन्वीनियंस मतलब उसको लंबी लाइन में नहीं लगना है सेल्समैन से बात करने के लिए और कैटलॉग्स और प्राइस लिस्ट पूछने के लिए, तो ये सब चीजें उसमें नहीं होती है। उसके बाद दिया हुआ है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मीन्स कि बिजनेस फर्म्स जो है वो कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बना सकते हैं मिडिल मैन को इंक्लूड किए बिना, दे कैन फोकस ऑन स्पेसिफिक कस्टमर ग्रुप्स। एक मिनट, हाँ, फिर उसमें दिया हुआ है सेल्स प्रमोशन कैन बी डन वेरी इजीली। आपको इस बहुत सारे आपने देखा होगा कि ये बिग बिलियन डेज और बहुत सारी सेल्स आ रही होती हैं, तो जितना भी प्रोडक्ट लॉन्च है, न्यू प्रोडक्ट्स है, वो सारे थ्रू इंटरनेट आपके पास पहुंच जाते हैं। कस्टमर सेटिस्फाइड है क्योंकि उनकी जो भी इश्यूज हैं वो तुरंत रिड्रेस हो जाती हैं, उनके मतलब हेल्पलाइन नंबर्स और इन सब के थ्रू वो ऑप्शन में आ जाता है। फिर इन्वेस्टमेंट कम होती है, ऑब्वियसली आपको इन्वेंट्रीज नहीं बनानी है बहुत ज्यादा, आपको एक फिजिकल एरिया नहीं खरीदना है कि यहाँ पर हम मार्केट ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका फायदा रहता है। फिर सिक्योरिटी पूछी गई है, तो देयर आर इनबिल्ट सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में इनबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम है जिसमें ये तकनीकी चीजें दी हुई हैं, जिसे इसमें लिखा हुआ है कि यूज ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, पासवर्ड एनकोडिंग एंड क्रिप्टोग्राफी, सिफर, ये सारे चीजें इसका मेजर्स में आते हैं, जिसमें तुम लोग सिर्फ नाम याद कर लो उतना सफिशिएंट है। ओके, उसके बाद है ऑनलाइन मीन्स ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस, की बिजनेस कंडक्ट करने के कौन कौन से तरीके होते हैं, जिसकी आपको मीनिंग पढ़नी होगी, क्योंकि ये आपसे स्पेसिफिकली पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कैटेगरी ऑफ कस्टमर है जिसमें कॉमर्शियल ट्रांजैक्शंस बिजनेस फर्म और कस्टमर्स के बीच में होते हैं। तो सबसे पहला आता है बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर का एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप अमेजोन को ले सकते हो, फ्लिपकार्ट ले सकते हो, जिसमें वी आर द कस्टमर्स और बिजनेस जो है वो हमें सामान जो है वो बेच रहा है, ओके। तो कस्टमर्स क्या करते, कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती हैं, अमूल हो गया, शॉपिंग मॉल्स हो गए थ्रू इंटरनेट, सॉरी, जैसे आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, जैसे amazon हो गया, फ्लिपकार्ट हो गए, स्नैपडील हो गए, मेक माई ट्रिप हो गए। तो ये जितने भी हैं ये ऑनलाइन सेलर्स क्या करते हैं, दे आर सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू द कस्टमर्स, जो इसी का हिस्सा होता है, ओके। फिर देखो ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो भी शॉप्स हैं ये सब। फिर आता है दूसरा कस्टम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू कंज्यूमर में जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है कि ईबे है, जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है दे कैन सेल देयर
goods and services to other consumers is an excellent example. हम इसका एक और एग्जांपल दे सकते हैं OLX. ठीक है, if I am supposed to बेचना है मुझे कुछ, सपोज करो अपनी स्कूटी बेचनी है, इट इज गेटिंग ओल्ड, कोई खरीदेगा तो मुझे बताओ, तो हमने यहाँ पर सेल किया, OLX जो है अपने मीडियम के थ्रू दूसरे कस्टमर को रीच कर रहा है ना, वो कस्टमर सेलर है ना मैं सेलर हूँ। सेलर कौन होगा? जो डेली रूटीन का बिजनेस करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम भी एक कस्टमर है, वो भी एक कस्टमर है, तो उन दोनों को मिलवाने का काम कौन कर रहा है? OLX कर रहा है। तो ये किसका हिस्सा हो जाता है? इसका हिस्सा हो जाता है बिजनेस, कस्टमर टू कस्टमर का। एक कस्टमर, उसको अपना प्रोडक्ट सेल करना है, वो उस वेबसाइट पे गया, ये जो कस्टमर है इसको प्रोडक्ट बाय करना है, तो वो प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, यहाँ पर वो मनी रिसीव कर रहा है। ओके, तो ये इसी का ही हिस्सा होता है, दिस इज कस्टमर टू कस्टमर। देन ये इसी के एग्जांपल्स दिए हुए हैं, यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि ये उबर या फिर ओला, इसका एग्जांपल कैसे हो जाता है कि इन लोग को कार कार कौन ओन करता है? देखो, एक कस्टमर है, ठीक है, भले ही वो अपनी सर्विस सेल करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर वो एक कस्टमर है, ये कस्टमर ओला ओला OLX नहीं, ठीक, इसके पास गया, और ये जो है ये इसके पास गया, तो ये दोनों भी क्या है? इसी के ही एग्जाम्पल्स कंसिडर किए जाएंगे, जहां पर इस इंसान के पास एक कार है और वो उसका यूज करना चाहता है, इस इंसान के पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, वो इसका यूज करना चाहते हैं। तो दो कस्टमर्स, किसके कस्टमर्स है? दोनों ओला के ही, और ये दोनों मिल करके क्या कर रहे हैं? ये ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिजनेस फायदा दोनों का ही हो रहा है, उनको अपनी सर्विस बेचनी है, बट दे आर नॉट द सेलर्स, ठीक है। फिर आते हैं बिजनेस टू बिजनेस, जैसे कोई एक आप इसका एग्जांपल amazon पे ही ले सकते हो। यू कैन फाइंड कि कई सारे ऐसे ऑफलाइन स्टोर्स हैं जो amazon या कहीं से सामान खरीद करके ऑफलाइन बेचते हैं। सपोज करो कि हमने होलसेल मार्केट हम गए कहीं ऑफलाइन, और हमने देखा कि वहां पर मुझे पेन जो पर यूनिट है वो मुझे बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ी, फिर मैंने देखा कि amazon में मुझे वो चीज सस्ती पड़ रही है, तो हमने क्या किया? वी आर द बिजनेस, दे आर ऑल्सो द बिजनेस, तो हमने, एक बिजनेस ने दूसरे बिजनेस से सामान खरीदा और उसके बाद उसने कस्टमर को बेच दिया। एग्जाम्पल देखो इसका क्या लिखा हुआ है कि कंपनीज जो हैं कुछ नेटवर्क उनका होता है दैट दे यूज कि अपने सप्लायर से वो सामान खरीदती हैं, इनवॉइस रिसीव करती हैं या फिर पेमेंट्स को करती हैं। मारुति उद्योग हो गया, टेल्को, बजाज ऑटो हो गया, ये सारी कंपनीज जो है वो बिजनेस टू बिजनेस में ही डील करती हैं। वो बिजनेस मैन ही अपना सामान उनसे खरीद रहे हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स हो गया, कंपोनेंट पार्ट्स हो गया, स्पेयर पार्ट्स हो गया, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से ये सब सामान जो है वो खरीद रही होती है। ओके, तो दीज आर ऑल्सो एग्जाम्पल्स की बिजनेस टू बिजनेस कैसे चलता है। कई सारे मैन्युफैक्चरर्स अपना यही सब सामान खरीदते सो दैट वो फर्दर उसको सेल कर सके, या कोई मैन्युफैक्चरर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल गुड्स ऑनलाइन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड होलसेलर्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? B2B चल रहा है। ओके, जैसे नेटफ्लिक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ B2B कस्टमर, वहां पर वो जो वेब सीरीज बनाते हैं वो इनको बेचते हैं और ये क्या करते हैं? ये हम लोग को बेचते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम अस टू नेटफ्लिक्स या कस्टमर टू नेटफ्लिक्स, वो बिजनेस टू कस्टमर हो जाएगा, और वो जो मूवी मेकर्स इनको सेल करते हैं वो हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। फिर आता है मेरा इंट्रा बिजनेस फर्म, इसमें आपको सिर्फ इसकी मीनिंग और इसके एग्जाम्पल्स पढ़ने। एग्जाम्पल पे अगर आप OLX या ओला कुछ भी लिख रहे हो तो उसको 2 लाइन में एक्सप्लेन कर देना। एग्जामिनर को ये पता होना चाहिए कि स्टूडेंट को आता है, सिर्फ वन वर्ड एग्जाम्पल लिख देने से उनको भी नहीं समझ में आएगा, एंड यू नो कि आप समझा भी नहीं पा रहे हो। ओके, देन नेक्स्ट इज इंट्रा बिजनेस। इंट्रा बिजनेस आपसे क्या कहता है? इंट्रा बिजनेस आपसे ये कहता है कि अगर एक पर्टिकुलर, जैसे आपने देखा होगा, हम इसमें सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं बैंक का ही, ठीक है, हमने बैंक में वर्किंग की, सॉरी, हम बैंक में गए, हमने कुछ मनी वहां पर डिपॉजिट किया, और ये जो मनी यहाँ डिपॉजिट हो रहा है ये वहां का जो हेड ऑफिस है, वहां पर ये सारी चीजें, हेड क्वार्टर्स हम इसको लिख सकते हैं, तो वहां पर ये सारी चीजें क्या हो रही है? रिकॉर्ड हो रही हैं। वो जिस नेटवर्क के थ्रू होती हैं उसको हम लोग इंट्रा बिजनेस यहाँ पर कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन बिटवीन द हेड ऑफिस और उसकी जितनी भी सब्सिडरीज हैं वो सब इंट्रा बिजनेस का ही हिस्सा होता है,
ठीक है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क उसी का हिस्सा होता है कि हेडक्वार्टर से जितनी भी चीजें हैं वो रिमोट यूजर को, पार्टनर्स को और ब्रांचेस को मिल रही हैं, जितनी भी नोटिसेज हैं वो मिल रही हैं, तो ये सब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क या फिर इंट्रा बिजनेस का हिस्सा होता है। अब आता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। बिजनेस टू गवर्नमेंट हमसे ये कहता है अ फर्म कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, रजिस्ट्रेशन अंडर टैक्सेशन अदर लॉज टू टेक क्लियरेंस ऑफ द सेम लॉ। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसको कोई टैक्स रिटर्न फाइल करना है, तो उसने क्या किया, वो कौन है, वो है बिजनेस, ठीक है, कोई कंपनी है ना, उसको टैक्स रिटर्न, इंडिविजुअल नहीं है, कस्टमर टू बिजनेस नहीं जा रहा है, बिजनेस टू गवर्नमेंट जा रहा है। तो बिजनेस टू गवर्नमेंट में कोई कंपनी, उसने क्या करना है, उसको ऑनलाइन इनकम टैक्स फाइल करना है अपनी कंपनी का। तो उसने क्या किया, मान लो जीएसटी फाइल करना है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा बिजनेस टू गवर्नमेंट का, जहां पर हमें कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ टैक्स रिटर्न्स हैं जो मुझे उनको सबमिट करने हैं, ये आज हो जाएगा इसका हिस्सा। इसके बाद ऑपोजिट उसका, जस्ट सपोज करो गवर्नमेंट टू बिजनेस हो जाएगा, तो गवर्नमेंट टू बिजनेस में हमने मान लो कि कंपनी का जो वो आइडेंटिफिकेशन या टिन नंबर या कोई भी ऐसे नंबर्स होते हैं, या कोई सर्टिफिकेट या मान लो लाइसेंस के लिए मैंने अप्लाई किया है ऑनलाइन, ठीक है, उसकी जो भी रिटर्न्स होती हैं, या मान लो हमको सरकार ने एक नोटिस दी है, तो वो भी नोटिस किसका हो जाएगा, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी नोटिफिकेशंस, जो भी लाइसेंसेस इनको रिटर्न में मिल रहे हैं, इवन रिसीविंग भी मिल रही है, अगर आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया और आपको उसके बदले एक रिसीविंग मिल रही है, तो वो क्या हो जाएगी, वो गवर्नमेंट टू बिजनेस चली जाएगी। ठीक है, कोई भी नोटिसेस मिल रही हैं, टैक्स की नोटिस हो गई या असेसमेंट ऑर्डर्स हो गए कि हम चेक करेंगे आपका बिजनेस एंड ऑल, तो वो सारी चीजें किसका हिस्सा हो जाएंगी, गवर्नमेंट टू बिजनेस का हिस्सा हो जाएंगी। ओके, तो जैसे ये देखो एग्जांपल दिया है, कोई सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क का एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो दिस इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट टू बिजनेस, सरकार की तरफ से हमें जो भी चीजें मिलती हैं वो इसी का ही हिस्सा होती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज वेरियस बिजनेस एंटिटीज, जिसमें हमें मेनली 3 प्रकार की एंटिटीज जो हैं वो पढ़नी है, सॉरी 4 प्रकार की। सबसे पहला दिया हुआ है सोल ट्रेडर। व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म इज वन पर्सन, एक पर्सन अगर कोई भी बिजनेस को हैंडल कर रहा है, वो होता है सोल प्रोप्राइटर, सोल ट्रेडर। दूसरा आता है पार्टनरशिप, जिसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, बट दे आर नॉट कंपल्सरीली रजिस्टर्ड। Private limited company that is supposed to be registered and public limited company। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ मीनिंग और इनका डिफरेंस पढ़ना है, तो डिफरेंस आई हैव नॉट टेकन है, वो आप डायरेक्टली अपनी किताब से पढ़ सकते हो। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ है कि सोल प्रोप्राइटर कौन कौन होते हैं, वो ये प्रकार ऑफ बिजनेस होते हैं, बिजनेस ओनरशिप, जो इज दैट इज कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पर्सन। वही इंसान अपना कैपिटल, जितनी भी अपनी जितने भी हुनर है उसके अंदर, कलाकारी है, वो सब एक ही वही इंसान जो है वो यूज करता है। वो अपने अंडर एम्प्लॉयज को रख सकता है, लेकिन जो हेड है, जो सेम डेजिग्नेशन या स्टेटस है, वो सिर्फ उसी इंसान का होता है। उसका कोई लीगल टेंडर नहीं होता है, लीगल मतलब इन द सेंस कि उसकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं होती है। अगर इफ ही डाइज, तो उसके साथ उसका जो भी बिजनेस है वो भी खत्म हो जाएगा। ये एक वन पर्सन शो है, मैं रहूंगा तो बिजनेस चलेगा, मैं नहीं रहूंगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। ओके, एंड हेंस आप उसकी एक कोई एक डेफिनेशन पढ़ सकते हो। फिर आता है दूसरा हिस्सा, पार्टनरशिप। ये सब तुम लोग ने बचपन में आई होप पढ़ा ही होगा। तो पार्टनरशिप क्या कहता है, दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्संस हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस जॉइंटली एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। कोई पर्सन, सोल प्रोप्राइटरशिप, सॉरी पार्टनरशिप को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, भागीदारी कहते हैं। तो उसमें ये जो 2 बच्चे हैं या 2 पार्टनर्स हैं, कम से कम मिनिमम ऑफ 2 पीपल आर देयर, सेम डेजिग्नेशन पर होते हैं, जो बिजनेस को कैरी करते हैं। वो क्या करते हैं, हमने मिनिमम 2 है, मैक्सिमम इट कैन बी मोर। तो दे कंबाइन देयर फंड्स एंड एक्सपर्टीज टू मेक अ लॉफुल बिजनेस टुगेदर। यहाँ पर ये जो पर्सन हैं वो पार्टनरशिप में एंटर करते हैं, हम उनको अलग अलग पार्टनर्स बोलते हैं, और इकट्ठे उनको हम एक पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें यू कैन टेक एनी ऑफ द डेफिनेशंस।
इसके बाद आती है मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी दैट हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख या फिर ऐसा कोई भी हायर पेड अप कैपिटल दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय इट्स articles of association. It does not necessarily have 1 लाख of capital. बस उसका ऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो कम से कम 1 लाख होना चाहिए. ठीक है, दो कंपनी एक्ट 2015 के हिसाब से ये वाला हिस्सा आया था. फिर लिखा हुआ है कि इसमें इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसका हिस्सा ही इंक्लूडेड होते हैं. राइट टू इट्स मेंबर्स टू ट्रांसफर शेयर्स उसमें नहीं है. उनका जो मैक्सिमम लिमिट द मेंबर्स इज 200. ठीक है, मैक्सिमम लिमिट इज 200 एक्सक्लूडिंग मेंबर्स हु आर और वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी. उन सबको हटा करके. प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब. पब्लिकली ये अपने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं करवा सकते और कोई भी डिपॉजिट्स भी नहीं रिसीव कर सकते हैं. इनविटेशन या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स ये लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं. तो इनका जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होता है वो होता है 2. मैक्सिमम कितना होता है? 200 होता है. उनको अपने नेम के आगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लगाना होता है और कुछ उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाती हैं. ठीक है, मेनली फैमिली अफेयर इसको कंसिडर किया जाता है. फिर आता है पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं होती है. मिनिमम पेड अप कैपिटल इनका एटलीस्ट 5 लाख होता है या फिर उससे ज्यादा जो कि प्रिस्क्राइब किया जा चुका हो. और प्राइवेट कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. मतलब कि कोई ऐसी कंपनी जिसका सब्सिडरी जो है वो प्राइवेट कंपनी नहीं है तो फिर हम उसको पब्लिक कंपनी कंसिडर कर सकते हैं. फिर इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द ट्रांसफर. शेयर ट्रांसफर हो सकता है फ्रीली. लिमिट टू मेंबर्स नहीं है इसमें. जैसे प्राइवेट कंपनी में 200 है, पब्लिक कंपनी में इट कैन बी अनलिमिटेड. जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है फॉर हैविंग शेयर. जैसे रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी तो आप जाकर के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड दे कैन इनवाइट एंड डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक. ओके, जैसे बैंक्स होते हैं. फिर इनका मिनिमम जो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं दे आर 7. और यहाँ पर जो लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर होती है वो उतनी होती है जितना अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर्स दे हैव हेल्ड. तो ये और इनके जितने भी डिफरेंस है, सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, पार्टनरशिप और प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, तो ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी होंगी डिफरेंस बिटवीन में. ठीक है, फिर एक हिस्सा रह गया था बिजनेस कम्युनिकेशन का. आई थॉट कि वो कोर्स में नहीं है लेकिन इट इज इन योर सिलेबस. तो दो चीजें इसमें दी हुई हैं. बस आपको इसमें क्या पढ़ना है? ईमेल और उसके एडवांटेजेस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इसके एडवांटेजेस. तो ईमेल, जब आप किसी को मेल करते हो यू आर सेंडिंग मैसेजेस टू इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स. जब दो कंप्यूटर्स जो हैं दूर दूर कहीं पर रखे हुए हैं और वो वर्क कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं. ठीक है, ऑल्टरनेटिवली जो पर्सन है ही में ओकेजनली सीज मेल बॉक्स टू चेक कोई भी अगर इनकमिंग मेल हो तो. आई होप यू पीपल हैव डन ऑलरेडी डन दिस ईमेल वाला हिस्सा. फिर इसमें लिखा हुआ है एक कंप्यूटर ओनर जो है वो ईमेल फैसिलिटीज, जीमेल जो तुम लोग अपना यूज करते हो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ ईमेल. आई हैव मल्टीपल टाइम्स आस्क्ड यू कि मुझे ये मेल कर दो या कोई भी इश्यूज है तो यू कैन मेल इट देयर. वो सारी चीजें किसका हिस्सा होते हैं? ईमेल का ही हिस्सा होते हैं. फिर इसमें लिखा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ मेलिंग, इसके क्या एडवांटेजेस हैं? तो ऑब्वियसली चीपेस्ट और क्विकेस्ट मींस होता है मैसेज को ट्रांसमिट करने का. इट डज नॉट डिस्टर्ब द रिसीवर कि हम उसको फोन कर रहे हैं या फिर हम उनको उनके डोर पे नॉक कर रहे हैं तो ये सब चीजें नहीं होती हैं. इट सेव्स यू फ्रॉम टेलीफोन टैग्स क्योंकि जरूरी नहीं कि रिसीवर वहां पर हो ही उस समय. जब उसको समझ में आएगा तो वो उसको देख सकता है अपने मैसेजेस को. ईमेल मैसेजेस जो हैं वो कभी भी भेजे जा सकते हैं मॉर्निंग और एंड वेन एवर. अब जैसे कॉल करना है रात में 2 बजे आप कॉल नहीं कर सकते बट यस मेल यू कैन डू. ईमेल मैसेजेस जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स को एक साथ भेजे जा सकते हैं या फिर कुछ फ्यू, दैट डिपेंड्स अपॉन यू. एंड सेंडर और रिसीवर जो है दे आर साइमल्टेनियसली सिटिंग एट द कंप्यूटर टर्मिनल. तो क्लैरिफिकेशन जो है वो सॉर्ट हो सकती है. इंस्टेंट फीडबैक भी पॉसिबल है इस केस में.
फिर है ईमेल मैसेजेस जो होते हैं, दे आर कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योर. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें अगर कुछ लिख करके भेजना है तो हम उनको फोन कर रहे हैं तो 4 लोग सुन रहे हैं, या फिर एनी सच थिंग इज देयर. तो कुछ मैसेजेस हम लोग उनको कॉन्फिडेंशियली शेयर कर सकते हैं. एंड ईमेल मैसेजेस जो हैं दे आर easily stored for future references also, saved रहते हैं वो future references से. ठीक है, तो these many are sufficient. ऐसे तो ढेर सारा भर भर के उसमें advantages disadvantages दिया है. You can study any 5 6 7 advantages. फिर इसमें लिखा है फॉर्मेट. सबसे पहला आता है फ्रॉम, जिसमें आप अपना मेल आईडी तो वो ऑब्वियसली लिखी होती है, वो ये वाला ऑप्शन होता ही नहीं उसमें इवन, क्योंकि आप अपने से ही मेल कर रहे हो. फिर उसमें लिखा है टू, तो किसको भेजना है, रिसीवर का ईमेल एड्रेस. सीसी इफ देयर इज एनी, आपको एक साथ 4 लोगों को भेजना है एंड वो चारों को पता है कि एक दूसरे को भेजा जा रहा है. सीसी. बीसीसी जब ब्लाइंड कॉपी है कि अगले को ये पता है कि 4 और लोगों को भेजा जा रहा है, पर ये नहीं पता है कि वो 4 लोग कौन है. ठीक है, फिर आता है सब्जेक्ट, दैट इज द टाइटल ऑफ द मैसेज, जिसमें आप बताते हो कि भाई जैसे हम लोग नॉर्मल लेटर्स में एप्लीकेशन रिगार्डिंग लीव या लीव एप्लीकेशन ऐसे करके लिखते हैं, दैट इज सब्जेक्ट. और उसके बाद आता है टेक्स्ट वाला पार्ट, जिसमें आप मेन बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हो विद और विदाउट अटैचमेंट्स. ठीक है, डीमेरिट्स आपके काम के नहीं है, अगर आपको चाहिए तो एक बार उसको रीड कर सकते हो, लेकिन ये सब आपके काम का हिस्सा नहीं है, तो हम आपको 10 चीजें अभी के लिए नहीं बताएंगे. हाँ, अगर इन केस यू फील लाइक कि कुछ हो सकता है, दो मान लो अगर इसमें से पढ़ने, तो इसमें आप ये वाला लिख सकते हो कि सीक्रेसी कैन बी लॉस्ट अनलेस वन इज यूजिंग अ प्राइवेट ईमेल. और ये इसमें पढ़ सकते हो दैट एक्सेसिव यूज एंड फ्लडिंग ऑफ अनवांटेड मैसेजेस जो है वो इसका बहुत ज्यादा हो जाता है. भर भर के मेल्स और मैसेजेस आते हैं. ईमेल जो है वो थोड़ा सा इनफॉर्मल चैनल कंसिडर किया जाता है हम लोगों का, भले ही वो फॉर्मल है. एंड मैसेज जो है वो जरूरी नहीं कि हर बार इंसान जो है वो इंस्टेंट फीडबैक उससे पा पाए. ओके, फिर आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर वर्चुअल मीटिंग, जिसमें आप मल्टीपल पीपल को साथ में वीडियो कॉल पर कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, साथ में यू आर सिटिंग टुगेदर हैविंग अ इंटरनेट कनेक्शन, और बहुत सारे लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, दैट इज नोन एज वीडियो कॉन्फ्रेंस. यू नो ऑलरेडी ऑल दीज थिंग्स, आप ये अपनी रोज की लाइफ में यूज करते हो, तो इसमें इतना कुछ चीज है नहीं, नथिंग लाइक रॉकेट साइंस, बट हाँ बस पढ़ना है आपको, आपके काम की चीजें हैं. फिर इसमें लिखा है कि कुछ उसके एडवांटेजेस हैं, जिसमें सबसे पहला दिया हुआ है कि कंसिडरेबल टाइम और मनी सेव करता है. ऑब्वियसली हम अगर इंटरव्यूज की बात करें या फिर अगर ऑनलाइन अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप तुरंत फोन करके भी पूछ सकते हो. इट्स नॉट नेसेसरी कि दैट इफ आई वांट यू टू टीच, यू वांट मी टू टीच यू ऑल, तो मुझे नहीं यहाँ से कोलकाता आना है पढ़ाने के लिए. तो दिस इज अ डिफरेंस. ठीक है, फिर है कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स कैन बी वीडियो टेप्ड एंड केप्ट फॉर रिकॉर्ड, कि ये जितने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है इसको हम लोग एक साथ रिकॉर्ड करके रख सकते हैं. हेड ऑफिस ऑफ ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन जो है दे कैन रिमेन इन क्लोज टच विद इट्स ब्रांचेस, मतलब अगर कोई हेडक्वार्टर है तो वो अपने ब्रांचेस के साथ क्लोजली रह सकता है अगर हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें तो. वीडियो कॉन्फ्रेंस सीनियर मैनेजर्स को जो भी प्रॉब्लम्स है उनको डिस्कस करने में आसानी लाता है, कि दे कैन सिट टुगेदर हैव अ कॉन्फ्रेंस टुगेदर इन ऑन वीडियो, और उसके बाद वो लोग बातचीत करके अपने मैटर्स को सॉल्व कर सकते हैं. और ये एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है to have ties with people in different countries, and it can be held before and after office hours also. ठीक है, तो this is all for today. I hope you all have understood. A few chapters are left, that too will be done soon. कुछ नहीं समझ में आया तो you can mention it in the comment box. Keep preparing for your exams. Best wishes. Thank you.